नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की खबरों की, बारीक विश्लेषण करते हैं रियल एस्टेट से जुड़े अहम मुद्दों का। तो शुरू करते हैं आज का शो। एनसीआर देश का सबसे अहम रियल एस्टेट मार्केट है। सबसे अधिक अटके प्रोजेक्ट भी इसी मार्केट में हैं। आम्रपाली ग्रुप, यूनिटेक, जेपी समेत तमाम प्रोजेक्ट्स में हजारों घर खरीदार फंसे हुए हैं। आम्रपाली समेत कई प्रोजेक्ट में सीधे सुप्रीम कोर्ट का दखल है, लिहाजा उनको पूरा करने की कवायद तो चल रही है, लेकिन रफ्तार कछुए से भी सुस्त है। लास्ट माइल फंडिंग के लिए स्वामी फंड 2019 से अटके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस साल मार्च तक 20,000 से अधिक घर पूरे भी कर चुका है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस रफ्तार से अटके प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ रहे हैं, क्या उस रफ्तार से उन्हें पूरा करने की कवायद हो रही है? क्यों देश में अटके प्रोजेक्ट थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? अभी हाल ही में अगर एनसीआर के 3 बड़े बिल्डरों की हम बात करें, M3M, आईरियो और सुपरटेक की, तो उन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने शिकंजा कसा है। मंत्री डेवलपर्स भी अनियमितताओं के घेरे में हैं। अगर गिनना शुरू करें तो तमाम रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने काले कारनामों के चलते मुश्किलों में हैं। इसको लेकर कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि इनके प्रोजेक्ट्स में जिन घर खरीदारों ने अपनी रकम फंसाई है, जिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है, उनकी क्या स्थिति है? एनसीआर की महज इन 3 कंपनियों की वजह से करीब 1 लाख घरों का निर्माण मुश्किल में पड़ता दिख रहा है। क्या एक बार फिर आम्रपाली जैसी स्थिति बनती दिख रही है? इसी पर होगी हमारी आज की चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर, नेशनल प्रेसिडेंट नरेटको। हमारे साथ आदित्य परोलिया हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। तो चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले राजन सर आपके पास आते हैं। सुपरटेक, M3M, आईरियो समेत तमाम रियल एस्टेट कंपनियों ने जो गड़बड़ियां की हैं, उनको सजा मिलेगी, मिल भी रही है। लेकिन घर खरीदार जिसने अपने खून पसीने की कमाई को बिल्डर के सुपुर्द कर दिया, पहले आम्रपाली, यूनिटेक, जेपी समेत हजारों घर फंसे पड़े हैं। अब हजारों घरों की एक नई श्रृंखला, एक नई इन्वेंट्री फंसती हुई दिख रही है। एक संगठन के तौर पर, एक नरेटको के तौर पर आपका क्या रुख है? दीपक जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि पहले ही ये एनसीआर में, मतलब स्पेशली नोएडा में, ग्रेटर नोएडा इस एरिया में, यूपी के इलाका में काफी घरों की पोजीशन नहीं हुई या आधे में काम रुका हुआ है, और काफी डेवलपर और काफी प्रोजेक्ट्स प्रॉब्लम में, और उसके वजह से मेरे ख्याल से करीब 1.5 से 2 लाख जो घर खरीदार है, उनको उनकी आइदर रजिस्ट्री नहीं हुई है या पोजीशन नहीं मिला हुआ है। और ये जो आज अब जो नए डेवलपर को प्रॉब्लम हुई है, ये प्रॉब्लम की वजह से पहला जो प्रॉब्लम था जिसको सॉल्व करने के लिए सारी महुआ बोलो, यूपी गवर्नमेंट बोलो, आज हमारे हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी सर, योगी आदित्यनाथ जी, दुर्गा शंकर मिश्रा, ये सब मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको पता होगा तो अमिताभ कांत सर के नेतृत्व में एक कमेटी भी बनाई है। उस कमेटी की भी काफी मीटिंग हो गई है, और उस कमेटी में स्वामी जैसे फंड वाले हैं, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के उन्होंने मीटिंग की हुई है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर होम बायर्स भी अगर सामने आवे, अगर होम बायर्स चाहिए, अगर हमारे नरेटको जैसे संस्था से हेल्प लेना चाहे, तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले, ताकि हम सब साथ मिलकर होलिस्टिकली इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेके आवे। ये हमारी मंशा रहनी चाहिए और ये हमारा ध्येय है। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा। आपसे हम कई मामलों पर बात करते आए हैं। एनसीआर पहले से रियल एस्टेट की गड़बड़ियों, उस प्रोजेक्ट को लेकर बदनाम है। इस हाल में बंसल बंधुओं, आईरियो के प्रमोटर्स और आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद घर खरीदारों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? सर देखिए, जो उन्होंने काम किया, जो एक्ट है इनका, वो एब्सोल्युटली क्रिमिनल है। तो उसके लिए दे कैन नॉट बी लेट गो सो इजीली। और हम तो बहुत टाइम से ये बोलते आ रहे हैं, कोर्ट्स भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड जो इंस्टीट्यूशन जैसे नरेटको, क्रेडाई, इनका इंटरवेंशन जरूरी है। बिकॉज कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जैसे ईडी है, सीबीआई है या सीआईडी है, किसी के गलत काम को लेट गो नहीं कर सकते। अगर आप रिपोर्ट देखें, प्रेस रिलीज देखें ईडी की, तो 700 करोड़ रुपया साइफन ऑफ हुआ है 1 या 2 प्रोजेक्ट में। और सुपरटेक के कितने सारे प्रोजेक्ट है आप खुद ही जानते हैं। तो 700 करोड़ रुपया एक छोटी रकम नहीं होती। अगर यही पैसा अगर उस प्रोजेक्ट में लग जाता, तो जो प्रोजेक्ट आज 5 या 6 साल में पूरा नहीं हो पा रहा था, कब का पूरा हो जाता। दूसरी तरफ अगर आप M3M और आईरियो देखें, तो उसमें देखिए आप, वो जो सीबीआई जज हैं,
उन पे ब्राइबरी के एक्यूजिशन है। आपको याद होगा ये सुपरटेक वही है जिसके ट्विन टावर डिमोलिश किए गए थे, और नोएडा के साथ अथॉरिटी के साथ उनका जो मिली जुली चल रहा था इरेगुलर कंस्ट्रक्शंस का, उस पे क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। M3M वही बिल्डर है जिसका एक पूरा टावर मर्लिन का वो पूरा इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया था, और उसके वेज पे उन्होंने मार्केट से या होम बायर से 200-300 करोड़ रुपए ले रखे थे। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी करेंगे और इतने टाइम तक, तो कब तक आपको लेट गो किया जाएगा? हाँ, एक डर है कि ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आज रह रहा है आपके पास, नरेट को क्रेडाई है, आपके पास कोर्ट्स हैं, और आपके पास हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, सबको बैठ के सोचना पड़ेगा कि ये कैसे कंप्लीट हो। बिकॉज कंप्लीशन एक तरफ है, बट यू कांट लेट क्राइम गो जस्ट बिकॉज कि हमें घर चाहिए। उसके लिए हम क्राइम को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बिकॉज अगर हमने इनको लेट गो आज कर दिया तो ये दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। फिर उसकी वजह से सारे बिल्डर्स को एक सेम पेंट में हम ब्रश कर देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने टाइम पे कंप्लीट किया है। हाँ, थोड़ा डिले रहा, 2-3 महीने का, 1 साल का भी डिले रहा, पर उन्होंने कंप्लीट किया। बट ये वो वाले बिल्डर्स हैं जिन्होंने कंप्लीशन कभी किया ही नहीं। आदित्य जी, मुझे ये बताइए, जैसे M3M ने मर्लिन का एक टावर इलीगल बना दिया, सुपरटेक ने पूरा प्रोजेक्ट इलीगल बना दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिराया गया। ऐसे दूसरे तमाम प्रोजेक्ट हैं जो इलीगल हैं। ऐसे में क्या लोकल अथॉरिटीज, वित्तीय संस्थानों की भी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होते हैं। आप देखिएगा, नोएडा अथॉरिटी ने जो सुपरटेक की बिल्डिंग थी उसको ड्यूली ऑथराइज किया था, बट जिस तरह से ऑथराइज किया था वो बिल्कुल इनकरेक्ट था। सारे रूल्स को वायलेट करके ऑथराइज किया गया था। मर्लिन वाला भी शुरू में डीटीसीपी ने ऑथराइज किया था, बट उसको भी रूल्स के वायलेशन में ऑथराइजेशन मिली थी। सो और सुप्रीम कोर्ट ने, आप याद रखेंगे, ट्विन टावर में कहा था कि नोएडा में जो ऑफिसर्स है, जो कल्प्रेट है, जिन्होंने इनको ऑथराइजेशन दी है, जो हैंड इन ग्लव है, उनको भी आपको पकड़ना चाहिए। सो ये प्रोसेस है जो स्टार्ट हो रही है। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ेंगे जो प्रेस रिलीज ईडी ने दिया है सुपरटेक वाले मामले में, उसमें दिखाया है कैसे नोएडा के प्रोजेक्ट से पैसा साइफन होता है, यानी कि जो बिल्ड बायर्स ने पैसा दिया है उससे गुड़गांव की जमीन ली जाती है। उस गुड़गांव की जमीन जो खरीदी गई है उससे प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, और उसका पैसा आप तीसरे प्रोजेक्ट में तरफ ले जाते हैं। तो ये जो चेन है उससे एक भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा था। राजन सर, भारतीय रियल एस्टेट में निवेश की वैसे ही काफी जरूरत है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की पहली छमाही के मुकाबले इस साल पहली छमाही में पी इन्वेस्टमेंट 20% कमजोर हुआ है। बड़े डेवलपर्स की ये कारनामे विदेशी निवेशकों का भरोसा कमजोर करने में सक्षम है। ग्राहकों का विश्वास कमजोर हुआ है, सो अलग। हम जो कहते आ रहे हैं कि रेरा आने के बाद से रियल एस्टेट में सुधार आया है, ये घटनाएं तो सीधे सवाल खड़े करती हैं रियल एस्टेट पर और रेरा पर। सर, मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले जो आदित्य जी बोले उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि सर, ये जितने भी प्रोजेक्ट फंसे हुए हैं ना, ये प्री रेरा प्रोजेक्ट्स है। आप समझो, मैं हर टाइम आपको कहता चाहता हूँ कि देखो, हर आदमी सही नहीं होता। ठीक है, बिल्डर्स लोगों ने थोड़ी ज्यादा गलतियां की होगी, लेकिन उसमें सिर्फ बिल्डर अकेला ही शामिल नहीं था, सारे लोग, सारी सिस्टम शामिल थी। आज क्या हुआ है कि आज सिर्फ बिल्डर अकेला को लोग बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो एंड प्रोडक्ट नहीं दे पाया। आज रेरा के बाद में अगर आप बोलो कि हर रेरा हमको हर क्वार्टरली हमारा रिपोर्ट अपडेट करना पड़ता है, सारे रिपोर्ट्स वेबसाइट पे, रेरा के वेबसाइट पे दिखते हैं, हर कंज्यूमर देखता है, कंज्यूमर को पता है, और कंज्यूमर आज से पहले से कंज्यूमर बहुत सतर्क हो गया, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब हम इसको, अगर आपने देखा होगा तो नेरेडको और क्रेडाई दोनों संस्था ने रेरा को वेलकम किया, इसके इसीलिए आज पूरे देश भर में आप देखो तो करीब करीब 70 से 80 हजार प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि जो कल बुरे दिन थे, बुरे दिन से अच्छे दिन आ रहे हैं। हाँ, हालांकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा का जो इश्यू है वो एक टिपिकल इश्यू है। अगर ये इश्यू छोड़ो तो बाकी जगह पर ओवरऑल स्पेशली अफोर्डेबल सेगमेंट में आज भी ग्राहकी है। कोरोना के बाद में लग्जरी में भी जहां पर ग्राहकी नहीं थी वहां पर भी ग्राहकी आ गई। या बेशक अगर आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक लिमिट के बाहर नहीं देख सकता है, कि अगर अप्रूवल है, अगर अप्रूवल किसी भी कारण से बाद में, मतलब वो कहते हैं ना कि उसको जब अप्रूवल दिया गया उसके बाद अगर जो देखता है, क्योंकि अप्रूविंग अथॉरिटी के टाइम पे एक बंदा बैठा हुआ रहता है और जब उसको एसेस करते तब वो दूसरा होता है। तो हमारे रियल एस्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन में काफी चीज इंटरप्रिटेशन पे डिपेंडेंट होता है, कि जो बैठा हुआ वो अधिकारी क्या सोचता है उसके ऊपर है।
तो इसके लिए हमने, अगर आप देखे होंगे तो स्पेशली मैं यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूंगा, उन्होंने बंबई शहर छोड़कर बाकी सारे शहर के लिए यूनिफाइड डीसीआर रूल लाया हुआ है, ताकि एक ही नियम है। अगर आप कहीं पर भी बिल्डिंग बनाओ पूरे महाराष्ट्र में, बंबई छोड़कर, आपको एक ही रूल है, ताकि उसमें रूल में कोई ये नहीं कर सकता है कि हमने ये ट्वीक किया, कि हमने ये समझा। ये हो गई, जो जैसे बोलते हैं ना कि रेरा अब आया है, रेरा को 5 साल हो गए, और अगर आप देखो रेरा आने के पहले और उसके बाद 100% फर्क आया, और इसकी क्रेडिट आपको डेवलपर को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डेवलपर ये आज गलत हुए तो वो बहुत कम डेवलपर है जहां पर से जो ठीक। प्रॉब्लम हुआ, और वो उनके अपने प्रॉब्लम में फंसे हुए, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आए। बिल्कुल सर, मैं इसमें समझना चाहूंगा कि क्या इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर नहीं हो रहा है? सर वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। देखो आज क्या होता है कि ये, अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट में ही फाइनेंस की प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से अगर आप ग्लोबल मार्केट के हिसाब से कंपेयर करो आप, तो इंडिया में आज फाइनेंस बहुत आया हुआ है। आप देखो, अगर आप देखोगे तो रेरा में कितने नए प्रोजेक्ट रजिस्टर हो रहे हैं। अगर सच में प्रॉब्लम हो गए तो जूने प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम है, लेकिन नए प्रोजेक्ट तो रेरा पे रजिस्टर करके नहीं लेगा। तो मैं ये नहीं मानता हूं सर। आदित्य जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर, रेरा अभी आया है, बट ये बात भी सही है कि हर स्टेट का अपार्टमेंट्स एक्ट उससे पहले था, और वो भी अच्छा लॉ था, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। यूपी में यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट था, कर्नाटका में कर्नाटका अपार्टमेंट्स एक्ट था, महाराष्ट्र में मोफा था, बट उस और वो भी उतना ही सतर्क एक्ट था। जो टावर डिमोलिशन हुआ है सुपर टेक का, वो यूपी अपार्टमेंट्स एक्ट के अंडर हुआ है, नॉट रेरा। बट उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। रेरा इज जस्ट अ लॉ विच हैज बीन पब्लिसाइज। और अगर आप फंडिंग की बात करें कि फंडिंग आ रही, तो वो नहीं आ रही है। इंडियंस हैव इन्वेस्टेड 35,000 करोड़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ दुबई में इन रियल एस्टेट। 35,000 करोड़ इन अ स्मॉल, एक छोटा द्वीप, एक छोटे सिटी में इन्वेस्ट हुआ है इंडिया से। उसके कंपैरिजन में पूरे इंडिया में क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कंज्यूमर में कि अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट टाइम से हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मेरे को जो रेरा जो प्रिस्क्राइब्ड कॉम्पनसेशन है वो मिलेगा। वो नहीं मिलता है। आज भी कुछ ही बिल्डर हैं जो वो देते हैं, वरना हर कोई किसी ना किसी तर्ज पे उसको हटा देता है। ठीक तो बात है। आज भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो ये चर्चा जारी रखेंगे। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस अहम मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीआर में जिस तेजी से अटके प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, इसका आखिर हल क्या है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम चर्चा कर रहे हैं कि एनसीआर में जिस तेजी से डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े डेवलपर्स ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं, इनके शिकंजे में आने के बाद इनके प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, उन घर खरीदारों का क्या होगा जो इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं। चर्चा जारी करते हैं। आदित्य जी, जो घर खरीदार सुपरटेक, आईरियो और M3M के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, उनको क्या राय होगी? क्या वो वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें या न्याय के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करें? सर, जो मैंने पहले कहा, वी हैव टू ब्रिंग आउट एन एक्शन अगेंस्ट जितने भी ऐसे डेवलपर्स हैं, चाहे आपके सुपरटेक हो, चाहे M3M हो, चाहे आईरियो हो, जेपी, आम्रपाली की, कोई भी ऐसा डेवलपर है जहां ये हाईलाइट हो रहा है कि पैसा साइफन ऑफ हो रहा है, या उनकी एक्टिविटीज काफी गलत है, या उनके कोई भी प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा डिले, लेट्स से 2 साल से ज्यादा डिलेड है, तो उसको कैसे गवर्नमेंट ओवरटेक करेगी? क्या कॉम्पनसेशन उस बिल्डर को देना पड़ेगा? क्योंकि आप सोचिए कितने घर खरीदार हैं, उनका ये पहला घर है जो उनको कभी नहीं मिलेगा। सुपर टेक में तो कई सारे ऐसे घर हैं जिनमें यमुना अथॉरिटी ये कह रही है कि हमारे जब ड्यूज मिलेंगे तब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सुपर टेक इस हालत में नहीं है। ये 16,000 करोड़ की फंडिंग की जो बात कर रहे हैं, सुपर टेक 1600 ने जो करोड़ कहा कि 1600 करोड़, तो आप उससे पहले यमुना अथॉरिटीज के ड्यू क्लियर करेंगे तब जाके तो आपको उसी मिलेगा। आपने यमुना अथॉरिटीज के ड्यू क्लियर नहीं कर रहे हैं, कैसे करेंगे? M3M ने एक पूरा टावर आपका इलीगल हो गया है, उसमें 500-600 करोड़ रुपए आपके जाने जो आपने लोगों से उठाए हैं वो चुकाने हैं। अब तो एक गाइडलाइंस लानी पड़ेंगी, एक फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा कि अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं बना है उसको इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स, रेरा कैसे टेक ओवर करें और वो कैसे कंप्लीशन हो। ठीक बिकॉज है। आज ये गाइडलाइंस है, बट बहुत ऊपरी तरीके से है, बहुत, इनका फॉर्मुलेशन प्रॉपर नहीं है।
राजन सर, ये समस्या बहुत विकराल है और डेवलपर्स, घर खरीदार, निवेशकों सबके लिए चिंता की बात है। हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि अम्रपाली, यूनिटेक, जेपी समेत हजारों घर फंसे पड़े हैं। M3M, सुपरटेक, आईरियो के प्रोजेक्ट फंसने के बाद आंकड़ा और भी चौंकाने वाला और भी डराने वाला होगा। जाहिर तौर पर अमिताभ कांत की अध्यक्षता में कमेटी काम कर रही है, स्वामी फंड भी अटके प्रोजेक्ट पूरे कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगे प्रोजेक्ट ना अटके उसके लिए क्या उपाय है, क्योंकि इस तरह से आप अटके प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे और आगे तमाम अटके प्रोजेक्ट बढ़ते रहेंगे। नहीं नहीं सर, उसके लिए तो क्या है कि अब आगे जो अटकने वाले प्रोजेक्ट बहुत कम होंगे, वो एक्सीडेंटली अटक सकते हैं। देखो, आज कोई भी चीज ये नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि अटके या नहीं अटके, लेकिन मैं कहता हूं कि मेजर प्रोजेक्ट्स अब आगे अटकने वाले नहीं है। उसका रीजन ये है कि जो भी ग्राहक का पैसा आता है वो 100% रेरा अकाउंट में जाता है, और वो पैसे जब 3 आदमी लोग, मतलब आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, ये लोग जब सीए, जब तक ये लोग नहीं देते हैं सर्टिफिकेट, और प्लस डेवलपर अंडरटेकिंग, आज आप देखो कि जितने फंसे हुए प्रोजेक्ट ये सारे अगर आप देखोगे तो प्री रेरा, ये पोस्ट रेरा, मैं नहीं मानता हूं कोई प्रोजेक्ट है। अगर आपने देखा होगा 2017 में जो प्रोजेक्ट रजिस्टर किया गया है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जैसे आदित्य जी ने बताया कि अगर किसी डेवलपर में 3-6 महीना 1 साल लेट पोजीशन दिया होगा, लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ही है, क्योंकि उसके अंदर से प्रोजेक्ट का फंड डाइवर्शन नहीं हुआ और एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में पैसे नहीं गए। अब इसमें मैं आपको, जो आपने आदित्य जी को सवाल पूछा उसका जवाब मैं देना चाहता हूं आपको, कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जिन्होंने मकान बुक किया है वो लोगों ने एक अपनी एसोसिएशन फॉर्म अभी कर लेनी चाहिए। दे शुड नॉट वेट फर्दर। ये लोग अगर एसोसिएशन साथ में कर ले, और इन्होंने अगर जो भी पैसा देना बाकी है, आज आप समझो, क्योंकि पूरे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है ना, ये 30 to 40% कॉस्टिंग ही होती है, लैंड कॉस्ट होती है, प्लस बाकी जो भी है इंटरेस्ट या बाकी जो कॉस्ट होती है। तो इसमें जितना भी डेवलपर को पैसा दिया वो अलग है, उसका हिसाब बाद में करो, आप उसके लिए जो भी लड़ना है वो लड़ते रहो। लेकिन आपका जो मकान फंसा हुआ है, जिसमें आपके पूंजी लगी हुई है, अगर आप उसको 10-20% पैसे ही कहीं से भी, कंज्यूमर ने, सारे लोगों ने इकट्ठे मिलकर पैसे डाले, तो उनकी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी 100 रुपया मिल जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो हुआ उसको समझो, अपनी हालात समझो, जो भी समझो, लेकिन 15-20 रुपया अगर आप नया डालकर आपका पूरा 100 रुपया इकट्ठा हो रहा है, तो ये हमेशा एक वाइज एडवाइस है। आदित्य जी, बिल्डर तो जेल में है, प्रोजेक्ट अटक गए हैं, ग्राहकों की ईएमआई भी जाती रहेगी, ग्राहक के पास और कोई विकल्प भी नहीं है। आपका अनुभव क्या कहता है? बंसल बंधु, आरके अरोरा, गोयल्स को राहत मिलती दिखेगी या फिर मामला लंबा फंसता हुआ दिख रहा है? सुपरटेक का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आई एम जितना मैंने उसको एनालाइज किया है, उनके काफी प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है, गवर्नमेंट ड्यूज हैं, तो वो कैसे कंप्लीट होंगे इसका आंसर तो मेरे पास क्या, किसी उनकी खुद खुद के पास नहीं है। M3M हैज बीन अ कैश रिच कंपनी, अपने प्रोजेक्ट कम से कम कंप्लीट करती है, तो मुझे उसमें ज्यादा डर नहीं है। आईरियो और सुपरटेक में है, उसके लिए लोगों को संगठित होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अब सही टाइम है कि उन्हें कोर्ट का रुख करें और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की डिमांड करें, क्योंकि सुपरटेक आपको पता है वैसे भी इंसॉल्वेंसी में है, बट यही क्लियर होना है कि उसका एक प्रोजेक्ट इंसॉल्वेंसी में जाए या सारे जाएं। और अभी सिर्फ 1600 करोड़ की वो फंडिंग की बात कर रहे हैं जो फिर उनके अरेस्ट होने से रुक गया है। तो आई थिंक ये सही टाइम है सब कोर्ट जाएं दोबारा से, और कोर्ट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मांग करें कि गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर करे, वरना ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होंगे। राजन सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं आपको क्यों कहता हूं, क्योंकि ये डीएसके का पुणे में एक सदाफुली करके प्रोजेक्ट फंसा हुआ था, जिसमें हमने, निरेडको ने इंटरवेन किया और उनको हेल्प किया। वो वहां के ग्राहक सब साथ आए, उन्होंने बनाया, एक नए कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया। बैंक ने भी, जो टाटा हाउसिंग थी, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, उन्होंने भी उनकी जी रकम थी, जितने कम से कम रकम थी उतनी ली, और वो बिल्डिंग पूरी हो गई और उसको उसी आने लग गई। तो ये बहुत बड़ा, मतलब एक उदाहरण है, भले एक ही उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण से बढ़ाकर अपन 1 से 100 तक पहुंच सकते हैं। ठीक बात है, इंडिविजुअल बिल्डर की कोई गारंटी नहीं हो सकती। हमने बड़े से बड़े नामों को डिफॉल्ट करते हुए देखा है, जिनके प्रोजेक्ट में हजारों लोग फंसे पड़े हैं, ना उनके पास घर है, ना दी गई रकम की वापसी का कोई रास्ता है, और ईएमआई भी जारी है। लेकिन अगर डेवलपर संगठन, सरकार
या रेरा वित्तीय संस्थान मिलकर कोई रास्ता निकालें जिससे अटके प्रोजेक्ट पूरे करने का रास्ता साफ हो। इससे भी बड़ी बात कि आगे प्रोजेक्ट ना अटके, इसको लेकर भी कोई कॉन्क्रीट प्लान बने। हालांकि खबर है कि आरबीआई कुछ ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है जिससे अटके प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों को सीधे तौर पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए बैंक टॉप अप लोन दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो घर खरीदारों के हाथ काफी मजबूत हो सकते हैं। बहरहाल M3M, सुपरटेक, आयरियो समेत तमाम अटके प्रोजेक्ट्स के घर खरीदारों को मजबूती के साथ एकजुट होने की सरकार और न्यायालय तक अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है, तभी कुछ हल निकलता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया करेंगे राजन सर और आदित्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय या कोई सुझाव हो तो आप हमें जरूर लिखिए। अगले शो में जुड़ेंगे किसी और अहम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।